अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीदी हैं जी। 503 का लेसन नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। स्टडिंग एंड टीचिंग द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। टॉपिक नंबर 104 इंट्रोडक्शन टू सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होता क्या है? मीनिंग्स की स्टडी करना सिमेंटिक्स कहलाता है। सिंपल, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में जो जो भी आपकी लैंग्वेज मीनिंग देती है, मीनिंग बनाती है, ओवरऑल जो भी मीनिंग होता है उसकी स्टडी करना सिमेंटिक्स में आता है। ये जी एक चीज़ देख लें, लिंग्विस्टिक सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ लिटरल डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड ग्रामेटिकल मीनिंग। मतलब कि आप जो ये लिंग्विस्टिक सिमेंटिक्स होती है इसमें आप लिटरल मीनिंग की स्टडी करते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक जुमले में एक वर्ड ऐसे आ रहा है तो आपने उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, उसके सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक उसका मीनिंग देना होता है। ना 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 ना, ये इसमें नहीं होता। इसका जो वो आपके वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है उसकी आप स्टडी करते हैं। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड ग्रामेटिकल मीनिंग। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा ये देख लें थी जी, उन्होंने कहा है इन सेमेंटिक एनालिसिस देयर आर ऑलवेज एन अटेम्प्ट टू फोकस ऑन व्हाट द वर्ड्स कन्वेंशनली मीन रेदर देन ऑन व्हाट एन इंडिविजुअल स्पीकर माइट वांट हियर और टू मीन ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन। वही जो ऊपर वाली बात के सेमेंटिक एनालिसिस में आप लिटरल मीनिंग की स्टडी करते हैं, उसमें आप जो वर्ड्स के आपके लिटरल मीनिंग है जो आपके डिक्शनरी में ऐड होता है, जो कन्वेंशनली आपके वर्ड्स की मीनिंग होता है, आप उसकी स्टडी करते हैं। जो इंडिविजुअल स्टडी नहीं करते कि हर एक कोई वर्ड, कोई इंसान कोई वर्ड उस मीनिंग में बोलता है, कोई वर्ड कोई किसी मीनिंग में बोलता है। आप कॉन्टेक्स्ट के हवाले से स्टडी नहीं करते। सिंपल, ये आपने याद रखना है इसका डिफरेंस। एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होती क्या है? एटिमोलॉजी बेसिकली होता है कि वर्ड्स की ओरिजिन की स्टडी करना, और एटिमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फ्रॉम द ग्रीक साइन, ठीक है। द टर्म सिमेंटिक्स वॉज कॉइन्ड बाय फ्रेंच लिंग्विस्टिक मिकेल ब्रियल, who is commonly regarded as the founder of modern semantics MCQs. It focuses on the relation between signifiers, example given words, phrases, signs and symbols and what they stand for, their denotation. हाँ जी, एटमोलॉजी में आप वर्ड्स की ओरिजिन की स्टडी करते हैं। जो ये सिग्निफायर होते हैं, मतलब सिग्निफायर क्या होते हैं? ये जो हमारे लैंग्वेज में सिम्बल्स बना दिए गए हैं जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का मीनिंग जान सकते हैं। सिंबल कौन से? ये अल्फ़ाबेटिक सिंबल, ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस, ये साइंस, ये सिंबल्स, ये सब कुछ ये सिग्निफायर है। मीनिंग्स को सिग्निफाई कर दिया गया है इन सिंबल्स से, ठीक है। तो हम इनकी स्टडी करते हैं। एंड व्हाट दे स्टैंड्स फॉर, देयर डिनोटेशन, और उनका मीनिंग क्या है। सिंपल अल्फाज में वर्ड्स का सिंबल और उनके मीनिंग, ये दोनों चीज़ों की स्टडी की जाती है सिमेंटिक्स में, ठीक है। सिमेंटिक्स में और क्या चीज़ आती है? उन्होंने कहा है सिमेंटिक्स इज क्लोजली लिंक्ड विद अनदर सब डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक्स, प्रैग्मेटिक्स MCQs। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? However, unlike pragmatics, semantics is a highly theoretical research perspective and looks at meaning in language in isolation, whereas pragmatics is more practical subject and is interested in meaning in language in use. It often uses native speaker initiation about the meaning of words. सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स में क्या मीनिंग है? उन्होंने कहा है प्रैग्मेटिक्स में क्या करते हैं, आप प्रैक्टिकली जो लैंग्वेज यूज़ में होती है उसकी स्टडी करते हैं, उसके मीनिंग्स की स्टडी करते हैं। सिमेंटिक्स में आप लैंग्वेज को इन आइसोलेशन स्टडी करते हैं, मतलब कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट की स्टडी नहीं करते। कोई कल्चर में किस वर्ड का क्या मीनिंग है आप उसकी स्टडी नहीं करते। आप जो उसका रियल मीनिंग है वो आप स्टडी करते हैं। प्रैग्मेटिक्स में जो रियल लाइफ ज़िंदगी में जो इंसान अपने कल्चर के मुताबिक कोई एक वर्ड का मीनिंग बना लेते हैं या मीनिंग समझ लेते हैं, इसमें प्रैग्मेटिक्स में वो स्टडी किया जाता है, ठीक है। सिमेंटिक्स जो होता है वो ज़्यादा क्या कह लें, लिटरल मीनिंग होता है। सिंपल अल्फाज में सिमेंटिक्स में आप क्या करते हैं, जो डिक्शनरी में मीनिंग होता है ना, आप वो स्टडी करते हैं। प्रैग्मेटिक्स में वही वर्ड का अगर आपके कल्चर में कोई और मीनिंग है ना और आप उसका वो क्या कहते हैं उसे उस तरह यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में, आपके वैसे यूज़ होता है, प्रैग्मेटिक्स में वो स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो सिमेंटिक इज़ अ मोर थियोरेटिकल रिसर्च पर्सपेक्टिव एंड प्रैग्मेटिक इज़ अ प्रैक्टिकल रिसर्च। ओके, सिमियोटिक्स।
सेमियोटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स, नॉट नेसेसरली लिंग्विस्टिक्स। बेसिकली जो साइंस और सिम्बल्स होते हैं उनकी स्टडी करना सेमियोटिक्स में आता है। आगे जो टाइप्स ऑफ साइंस में 3 टाइप्स ऑफ साइंस होते हैं: आइकन साइंस, इंडेक्सिकल साइंस एंड सिम्बॉलिक साइंस। आइकन साइंस में क्या आता है? फिजिकली रिजेंबल्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, एग्जाम्पल गिवन अ पिक्चर। आइकन साइंस में जी जो आपका साइन होता है ना, वो उसके मीनिंग को डायरेक्टली कन्वे कर रहा होता है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट वही मीनिंग होता है उस चीज़ का जो कि उसका सिंबल होता है। जैसे एक पिक्चर आपके सामने, फॉर एग्जांपल एक डस्टबिन की सिंबल बना हुआ है, तो उसका क्या मतलब है? डस्टबिन है, ठीक है। तो उस चीज़ ने, उस आइकन ने डायरेक्टली आपको अपने मीनिंग से रेफ़र किया, अपना बताया। तो ये जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ये आइकन साइंस होते हैं। इंडेक्सिकल साइंस क्या होते हैं? ये मे बी इतने डायरेक्ट नहीं होते, इसमें आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है ज़रा इसके मीनिंग समझने के लिए। जैसे कि उन्होंने कहा है एन इंडेक्सिकल साइन इज़ रिलेटेड विद सम सेंसरी फीचर, समथिंग डायरेक्टली विजिबल और ऑडिबल एक्सेट्रा। एग्जाम्पल गिवन, स्मोक सिग्निफाइज फायर। इसमें आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस अपनी यूज़ करनी पड़ेगी कि भाई कहीं से धुआं उठता है तो आप क्या उसका साइन ले सकते हैं कि भाई कहीं आग लगी है, ठीक है। तो इसमें ज़रा आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है इसके मीनिंग को जानने के लिए। सिंबॉलिक साइंस क्या होते हैं? सिंबॉलिक साइंस वो साइंस होते हैं जिनका अपने मीनिंग्स से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता, आर्बिट्रेरी कनेक्शन होता है। मतलब जैसे कि हमारे वर्ड्स और उनके मीनिंग देख लें। आज अगर कोई पेन को पेंसिल कहना शुरू कर दे और सारी सोसाइटी उसे पेंसिल कहना शुरू कह दे पेन को, तो किसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये वो कनेक्शन जो पुराना था वो टूट जाएगा। अब उस पेन का नया नाम पेंसिल सबने रख दिया तो सब पेंसिल पेंसिल बुलाएंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो ये होते हैं कनेक्शन जो आर्बिट्रेरी होते हैं, जो कि इतने क्या कह लेंगे, इतने कोई मजबूत नहीं होते, ये जी सिंबॉलिक साइंस वो होते हैं। जैसे कि हमारे ए का साइन ले लें, अगर हम आज ए को बी कहना शुरू कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जी देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज़ प्योरली कन्वेंशनल एंड कल्चरली स्पेसिफिक। एग्जाम्पल गिवन, मोस्ट वर्ड्स। सिग्निफायर क्या होता है? वो सिंबल। सिग्निफाइड क्या होता है? उस सिंबल से जो उसका मीनिंग रिलेट किया गया है, ठीक है। तो जी उनका कहना है ये ज़्यादातर जो होता है कल्चरली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि कल्चर के हवाले से, हर एक के लैंग्वेज के कल्चर के हवाले से ये ज़्यादातर होते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि हर एक के कल्चर में जी स्मोक को आग से ही रिलेट किया जाता हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा है ये ज़्यादातर कल्चर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि मोस्ट वर्ड्स कोई भी वर्ड का कोई भी मीनिंग कोई रख दे तो क्या होगा? वो वो अपने कल्चर के मुताबिक वैसा वर्ड रख देगा। मे भी दूसरे कल्चर में वो ऐसा वर्ड ना हो, वैसा वर्ड का वो मीनिंग ना हो। तो जी ये आपके कल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से साइन को किससे सिग्निफाइड करते हैं, ठीक है। Kinds of semantics, there are 2 kinds of semantics, lexical semantics and structural semantics. lexical semantics में आप अपने वर्ड्स के जो मीनिंग है उनकी स्टडी करते हैं। structural semantics में आप अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स की मीनिंग की स्टडी करते हैं। मतलब एक पूरे एज अ होल सेंटेंस कैसा मीनिंग देगा, कैसा क्यों देगा, किस तरह देगा, ये आप उसमें स्ट्रक्चरल सेमेंटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 105, व्हाट इज़ मीनिंग। मीनिंग क्या होता है? तो ये जी उन्होंने एक जुमला यहाँ पे है, वन पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ मीनिंग टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस इज़ टू एबल टू रिलेट इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। उनका कहना है मीनिंग बेसिकली यही है कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके रियल लाइफ, आपके आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेट करे, ठीक है। जो साइन आप दे रहे हैं वो आउटसाइड वर्ड से रियल लाइफ ज़िंदगी से रिलेट भी तो करना चाहिए ना, रियल लाइफ ज़िंदगी में होना भी तो चाहिए ना वो वर्ड या वो मीनिंग, ठीक है। तो ये जी मीनिंग इसमें आता है। मीनिंग is equal to extension and intention. What is extension and intention? Extension जी होता है the thing in the world that the word or phrase refers to. आपके words या phrases जो कि जिस भी चीज़ जो कि रियल लाइफ ज़िंदगी में मौजूद है उससे रेफ़र करते हैं, वो जी एक्सटेंशन में आता है कि बाहर की ज़िंदगी से, बाहर के चीज़ों से
दुनिया में जो चीज़ें मौजूद हैं, रियल लाइफ ज़िंदगी में जो चीज़ें मौजूद हैं, उससे रिलेट किया है जी, तो वो जी एक्सटेंशन में आता है। इंटेंशन में क्या आता है, ये जी आपके अंदर के जो मीनिंग होता है वो आ जाता है कि आप अपने दिमाग में क्या उसका मीनिंग समझते हैं। या कॉन्सेप्ट, मेंटल इमेजेस दैट द वर्ड फ्रेज इवॉक्स, वो जो वर्ड या फ्रेज जो बोला जाता है वो क्या आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट उठा रहा है, कौन सी मेंटल इमेज आपके दिमाग में आ रही है, उसे देख के ये जी इंटेंशन में आता है। ठीक है, तो मीनिंग्स इन दोनों पे डिपेंड करते हैं, इन दोनों का मजमुआ जो होता है वो मीनिंग होता है। द symbolic function of linguistic science crucially rely on the intention of language users। उनका कहना है ये जो लैंग्वेज में साइंस पाए जाते हैं ना, जो हमने अल्फ़ाबेट साइंस बना दिए हुए हैं और फिर उन्हें वर्ड्स में ऐसे प्रो दिया हुआ है, तो ये जो साइंस होते हैं ज़्यादातर यूज़र की इंटेंशन पे ही बेस करते हैं कि यूज़र इनको इस्तेमाल ही इसलिए करता है अपनी इंटेंशन की बेस पे कि वो अपनी इंटेंशन अगले तक कन्वे कर सके थ्रू साइंस एंड सिंबल्स। ठीक है, कम्युनिकेट कर सके इन साइंस के ज़रिए, अपनी इंटेंशन को आगे तक पहुंचा सके। ठीक है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ इंटेंशन ही है। इट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ कन्वेंशन। उनका कहना है कि ज़्यादातर रिवायती तौर पर भी यही तरीका है ह्यूमन बींग्स का कि वो ज़्यादातर सिम्बल्स वगैरह यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट, तो एक कन्वेंशन में चीज़ आ जाती है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ मीनिंग में कौन कौन से थ्योरीज हैं? द रेफरेंशियल थ्योरी ऑफ मीनिंग। रेफरेंशियल थ्योरी ऑफ मीनिंग में उनका क्या है कि मीनिंग्स इज रेफरेंस टू फैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। मीनिंग क्या है? बेसिकली रेफरेंस है उन चीज़ों से, उन चीज़ों का जो कि हमारी रियल लाइफ ज़िंदगी में पाई जाती हैं, बस ये मीनिंग है। एक चेयर है, वो हमारी रियल लाइफ ज़िंदगी में पाई जाती है, हमारे सामने मौजूद होती है, वही उसका मीनिंग है, बस ये रेफरेंस है उसका, और उसका क्या मीनिंग है उन्होंने ये कह दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरी क्या है? आइडिएशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग। उनका कहना है कि मीनिंग जो होता है ना, वो बेसिकली इंसान का ख़याल होता है जो कि उसके दिमाग में कहीं पहले से ही मौजूद होता है। उन्हें जो मीनिंग होता है उसे ना वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली यूज़र जो वो बोल रहा है, इंसान जो वो लैंग्वेज बोल रहा है, उसके अपने दिमाग में जो एक ख़याल मौजूद है, उस चीज़ का एक आइडिया जो मौजूद है, वो उस चीज़ का मीनिंग है। ये उन्होंने इसमें थ्योरी दी है। मेंटलिस्ट कॉग्निटिव एंड कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज ऑफ मीनिंग में उन्होंने क्या दिया है? द डील विद स्पीकर्स they deal with speakers psychological grasp of meaning of expression of their language rather than with the relation between the expression and possible words। उनका कहना है इसमें ये ऊपर वाली थ्योरी से ही मिलता जुलता है, बस ये कि ऊपर उन्होंने आइडिया कह दिया हुआ है कि ख़याल जो यूज़र के दिमाग में होता है वो मीनिंग है। इसमें उनका कहना है जो यूज़र के दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ का, वो जी उसका मीनिंग होता है उस चीज़ का यूज़र के मुताबिक। ठीक है, ये उसमें उन्होंने सिंपल वे में बताया। प्रोटोटाइप थ्योरी ऑफ मीनिंग। प्रोटोटाइप थ्योरी ऑफ मीनिंग में उनका कहना है मोड ऑफ ग्रेडेड कैटेगराइजेशन इन कॉग्निटिव साइंस वेयर सम मेंबर्स ऑफ द कैटेगरी आर मोर सेंट्रल देन अदर्स। उनका कहना है कि ये जो मीनिंग्स हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये रेफरेंस हैं, एक दूसरे से रेफर्ड हैं, मतलब एक दूसरे से तकरीबन ना जुड़े हुए हैं ये सारे मीनिंग। ठीक है, तो इस हवाले से जी ये क्या कह लें, कुछ मीनिंग जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं उसके दिमाग में, यूज़र के दिमाग में। बहुत ही अजीब सी थ्योरी है। बहरहाल ये एग्जांपल देखें इसके हवाले से आपको ज़्यादा समझ आएगी। जैसे व्हेन आस्क्ड टू गिव एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट फर्नीचर, चेयर इज़ मोर फ्रिक्वेंटली सिटेड देन स्टूल। ठीक है, कि फर्नीचर की जब बात की जाती है तो कुछ चीज़ें ज़्यादा वाज़िया तौर पर जो होते हैं यूज़र के दिमाग में उभरती हैं, जैसे कि बेड, चेयर, ड्रेसिंग टेबल, इस तरह की। तो ये मीनिंग होते हैं बेसिकली जो कि रेफर्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ये जी प्रोटोटाइप थ्योरी मीनिंग उन्होंने दी है। ठीक हो गया।
टॉपिक नंबर 106 सिमेंटिक फीचर। अच्छा जी, अब यहाँ पे सिमेंटिक फीचर में उन्होंने क्या कहा है, द बर्गर एट द बॉय। उनका कहना है दिस सेंटेंस इज सिंटैक्टिकली गुड, मतलब अगर हम इसे सिंटैक्स या ग्रामर के हवाले से देखें तो दिस सेंटेंस इज़ गुड, ओके, हर चीज़ में ठीक है, बट सिमेंटिकली ऑड, मीनिंग के लिहाज से ये चीज़ सही नहीं है। द बर्गर एट द बॉय, ये क्या बात हुई, बर्गर कैसे खा सकता है, तो इसका क्या सही होगा, द बॉय एट द बर्गर इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कि जहाँ पे इस तरह सिंटैक्टिकली आपके सेंटेंसेस अच्छे होते हैं बट सिमेंटिकली नहीं होते, उन्होंने इस चीज़ के लिए कुछ सिंबल्स उन्होंने निकाल के रख दिए हैं, एक्स्ट्रा थ्योरी हमारे लिए। ये जी प्लस और साइन के यहाँ पे हैं कि जहाँ पे एनिमेट बीइंग होगी, मतलब कि वहाँ जहाँ पे ह्यूमन बीइंग होगा वहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे नहीं वहाँ पे वो माइनस लगा देंगे कि नहीं जी ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब कि ये जानदार चीज़ नहीं है, ठीक है, ये चीज़ बस उन्होंने इतनी सी बात कही है। Assumptions in semantics. Theories of semantics revolve around some basic ideas called assumptions. वो क्या assumptions हैं, reference and sense. Reference क्या है, reference जी कहा गया है the relationship by which language looks onto the world is usually called reference. किसी भी वर्ड का कोई रेफरेंस होता ही होता है हमारी रियल लाइफ ज़िंदगी में। हमारी रियल लाइफ ज़िंदगी में वो चीज़ होगी तो ही उसका वर्ड बनाया जाएगा ना, उसे लैंग्वेज में ऐड किया जाएगा। तो जी जो ये रिलेट करता है मीनिंग हमारी रियल लाइफ ज़िंदगी में, और रेफरेंस होता है सिंपल। सेंस क्या होता है, जो आपके रियल लाइफ ज़िंदगी में सेंस बनती है, आपकी लैंग्वेज की जो सेंस बनती है, जो आपके सेंस के हवाले से जो मीनिंग बनता है लॉजिकली, उसे सेंस कह दिया है। सेंस एग्जिस्ट इन वर्ड्स, दिस इज़ अ वर्ड टू वर्ड रिलेशन। एक पूरा सेंटेंस आपके सामने बोला जाता है, वो आपके वर्ल्ड के मुताबिक, आपके रियल लाइफ ज़िंदगी के मुताबिक, आपके दिमाग के मुताबिक बिल्कुल ठीक मीनिंग दे रहा है कि हाँ भाई ऐसा रियल लाइफ ज़िंदगी में होता है। तो जी वो क्या है, वो सेंस बन रही है, वो सेंस है, ठीक है। मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन डिराइव्स फ्रॉम टू सोर्सेज। कौन कौन से टू सोर्सेज हैं, लैंग्वेज दे आर पार्ट ऑफ, द वर्ल्ड दे डिस्क्राइब। एक तो वो लैंग्वेज जिसका वो हिस्सा है, ठीक है, एक वो वर्ल्ड जो कि वो डिस्क्राइब करते हैं, वो चीज़ जो उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं, दो सोर्स होते हैं जिससे हम मीनिंग लेते हैं। अटरेंस क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, और प्रोपोजिशंस क्या होती हैं। अटरेंस होता है सिंपल अल्फाज में जो कन्वर्सेशन होती है ना, जिस तरह एक कन्वर्सेशन होती है या डायलॉग कह लें आप, डायलॉग में किस तरह लिखे जाते हैं, इन्वर्टेड कोमा में उस बंदे की बात लिखी जाती है और आगे लिखा जाता है कि उसने ये कहा, इस तरह कहा। तो ये जो एक कन्वर्सेशनली जो बात होती है रियल लाइफ ज़िंदगी में, जिसमें लहजे या शुमार होते हैं, हमारे बोलने के तरीके आते हैं, उसमें वो ये चीज़ कहलाती है अटरेंस, ठीक है। ये जी आपने MCQs इसका देखना है कि ये कंक्रीट लेवल होता है लैंग्वेज का, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, वो हायर लेवल ऑफ लैंग्वेज होता है, ठीक है। प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रोपोजिशन एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है। इसमें क्या होता है कि एक इंसान ने आपके सामने एक्सप्लिसिटली तो एक मीनिंग नहीं दिया, मतलब जैसे कि आप कह लेना कि वर्ड को गोल मोल करके बताना, एक अपनी बात आगे रखना कि अगला समझ भी जाए और वैसी बात भी ना हो। बिटवीन द लाइंस पढ़ना, बिटवीन द लाइंस मीनिंग्स को लेना, ये जी प्रोपोजिशंस होती हैं जो कि दी जाती हैं और लोग देते हैं। सेंटेंस आप कह लें कि एक अलग से, जो ये अलग अलग सेंटेंस नहीं होते, आइसोलेशन में समझ लें कि लैंग्वेज इन आइसोलेशन कह लें कि अलग अलग सेंटेंसेस जो होते हैं वो जी अलग से सेंटेंस उन्होंने कह दिया ये हायर लेवल होता है। जबकि कन्वर्सेशन में जो होते तो वो भी सेंटेंस ही है, बट ये कि वो हमारे कन्वर्सेशन होती है। एक किसी बंदे ने वो बात की होती है, उसके बीच में लहजा आता है, तो ये जब लहजा बीच में आ जाता है ना, और तो ये जी अटरेंस में आ जाते हैं वर्ड, ठीक है।
लिटरल एंड नॉन लिटरल मीनिंग। लिटरल जो आपके डिक्शनरी के मीनिंग होते हैं वो लिटरल मीनिंग होते हैं। जो आपके वैसे आपने जो ये तंजिया अल्फाज जो हो जाते हैं इसमें आ जाते हैं वो नॉन लिटरल मीनिंग होते हैं। मतलब कि इसे कहा जाता है नॉन लिटरल यूजेस आर ट्रेडिशनली कॉल्ड फिगरेटिव्स। दे आर डिस्क्राइब्ड एज रेट्रिकल टर्म्स इंक्लूडिंग मेटाफोर, आयरनी, मेटोनिमी। अब जैसे कि एक वर्ड का लिटरल मीनिंग कोई और है पर उसे किसी ने तंजिया लहजे में बोला है तो उसका मीनिंग फिर वो नहीं रहेगा, वो नॉन लिटरल मीनिंग बनेगा। वो अगले को समझ भी आएगा कि इसने तंजिया में बोला है कि इसका वो मीनिंग नहीं है दे रहा जो इसका असल मीनिंग है। ठीक है। 4G सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, इसका हमने पहले ही पढ़ लिया है। सेमेंटिक्स जी आपकी लिटरल जो लैंग्वेज का मीनिंग होता है वो आता है। प्रैग्मेटिक्स में जो आपका अपने दिमाग में जो उस चीज़ का मीनिंग होता है वो आता है। जो लैंग्वेज यूज़र्स का जो मीनिंग होता है वो स्टडी किया जाता है। सेमेंटिक रोल्स में क्या आता है जी, हमने पहले एमसीक्यूज देख लेना है। सेमेंटिक थीमेटिक रोल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन जनरेटिव ग्रामर ड्यूरिंग द मिड 1960s and 1960s and early 1970s are also called participant roles, theta roles, semantic roles, semantic cases and deep cases, MCQs। थीमेटिक रोल्स क्या होते हैं जी? थीमेटिक रोल्स एंटिटीज़ आर डिस्क्राइब्ड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। बेसिकली जो हमने ये सिंपल अल्फाज में जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना इंग्लिश में सिंपल में, उन्होंने उसे सेमेंटिक रोल्स में ये जी थीमेटिक रोल्स कह दिया। ठीक है। सेमेंटिक रोल ये हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और फलाना टमकाना जो भी रोल्स एक सेंटेंस में होता है। ठीक है। उसे जी उन्होंने सेमेंटिकली थीमेटिक रोल्स कह दिया हुआ है, जिसमें जी आप जो काम कर रहा है या जो काम किया जा रहा है उसके मुताबिक डिसाइड किया जाता है कि क्या थीम है सेंटेंस की। आगे जी थीमेटिक रोल्स या सेमेंटिक रोल्स वटेवर जो भी हैं ये पढ़ते हैं। सबसे पहले जी एजेंट आ जाता है। एजेंट क्या होता है? द इनिशिएटर ऑफ सम एक्शन कैपेबल ऑफ एक्टिंग विद वायलेशन। MCQs, क्या आपके सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो जी एजेंट होता है। वो जी कैपेबल होता है कोई भी एक्शन करने का या वायलेशन करने का। ये जी जो काम कर रहा है मतलब आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है वो जी एजेंट है आपका। ठीक है। पेशेंट जी जिस पे काम किया जाता है आपके सेंटेंस में, जिस पे काम हो रहा है वो जी पेशेंट है। थीम क्या है? द एंटिटी पर्सन और थिंग विच इज़ मूव्ड बाय एन एक्शन और हुज लोकेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय वर्ब। ये जैसे एग्जांपल में द बुक इज़ इन द लाइब्रेरी, इसमें क्या है? क्या चीज़ जो है एक्शन की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है या एक्शन जिस पे किया जा रहा है वो क्या है? बुक है। और अली पास द बॉल, किसने पास किया? बॉल अली ने किया। तो जो चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है आपके सेंटेंस में या आपके वर्ब की वजह से वो जी आपकी थीम कहलाती है, वो एंटिटी आपकी थीम होती है। ठीक है। एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंसर क्या होता है? द एंटिटी विच इज़ अवेयर ऑफ द एक्शन और स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय द प्रेडिकेट बट विच इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ एक्शन और स्टेट। आपके जुमले में फॉर एग्ज़ाम्पल दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा बंदा चुप है, वो बस चुप करके सुन रहा है, देख रहा है। तो वो जो तीसरा बंदा जो होता है ना वो एक्सपीरियंसर है। सिंपल। ठीक है। वो जो तीसरी एंटिटी है ना आपके सेंटेंस में वो एक्सपीरियंसर है। जैसे कि एग्जांपल गिवन, कामरान हियर द डोर शट, नईम सॉ द स्मोक। अब इसमें वो ना एक्शन कर रहा है ना एक्शन को बदल सकता है ना इसमें उसका कोई लेना देना है, बस ये कि वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है। बेनिफिशियरी क्या है? द एंटिटी फॉर हुज बेनिफिट्स द एक्शन वाज परफॉर्म्ड, जिसके बेनिफिट्स के लिए जिसकी फ़ायदे के लिए एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो बेनिफिशियरी होता है। द क्लर्क फिल्ड द फॉर्म फॉर हिज ग्रैंड मदर, इसमें जी बेनिफिशियरी है ग्रैंड मदर क्योंकि उसके फ़ायदे के लिए जो है क्लर्क ने फॉर्म फिल किया। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जिस चीज़ को यूज़ करके एक्शन को परफॉर्म किया जाता है आपके सेंटेंस में वो इंस्ट्रूमेंट में आता है। आई राइट अ लेटर विद द पेन, विद द पेन, पेन जो होगा वो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, उसकी वजह से आपने लेटर लिखा। लोकेशन में क्या आता है? द प्लेस इन विच समथिंग इज सिचुएटेड और टेक प्लेस।
आपके सेंटेंस में लोकेशन बताई जाती है। एग्जाम्पल गिवन, द बेबी वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन्स। बिहाइंड द कर्टन्स वहाँ आपकी लोकेशन है जो कि आपके सेंटेंस में बताई जा रही है। गोल क्या होता है? द एंटिटी टूवर्ड्स विच समथिंग इज मूव्ड ईदर लिटरली और मेटाफोरिकली। एग्जाम्पल गिवन, द ड्राइवर हैंडेड हिज लाइसेंस टू द पुलिसमैन, ही टुक द जॉब टू हिज फ्रेंड्स। जी, आपका एक्शन कोई किया जाता है तो उसका कोई मकसद होता है ना, तो जिस मकसद के लिए वो किया जाता है, वो आपके सेंटेंस में जिस मकसद के लिए किया जाता है वो जी आपका गोल होता है। जैसे कि द ड्राइवर हैंडेड द लाइसेंस टू द पुलिसमैन, ये जो लाइसेंस को उसने हैंड किया है ना पुलिसमैन को, ये जो गोल है आगे उसने कर दिया है। फजूल ही है वैसे। सोर्स क्या होता है? द एंटिटी विच something moves either literally or metaphorically. He returned from Russia. कहाँ से वो रिटर्न हुआ है? रशिया से रिटर्न हुआ है। तो रशिया क्या हुआ है? आपका सोर्स है, वहाँ से जी रिटर्न हुआ है वो। स्टिमुलस क्या होता है? द एंटिटी कॉजिंग एन इफेक्ट, यूजुअली साइकोलॉजिकल ड्यूरिंग एन एक्सपीरियंस। ये जी MCQs है कि एक एंटिटी है आपके सेंटेंस में जो कि इफ़ेक्ट डाल रही है ज़्यादातर साइकोलॉजिकली, ठीक है। वो क्या है? द नॉइस ऑफ द हॉर्न फ्राइटेंड द पैसेंजर। ये जो नॉइस है जो हॉर्न की, उसने फ्राइटेंड किया पैसेंजर को, तो एक साइकोलॉजिकल उसने एक इफ़ेक्ट दिया है जो कि वो फ्राइटन कर रहा है, डरा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलस है। पार्टिसिपेंट कह रहे हैं रेसिपेंट क्या होता है? बेसिकली कि आपके जो जुमले में किसी एंटिटी ने फिज़िकली किसी दूसरी एंटिटी से कोई चीज़ रिसीव की, ठीक है। तो वो जी जो वो रिसीव करेगा, जो एंटिटी वो रिसीव करेगी चीज़, वो रेसिपेंट होता है, ठीक है। अ रोल ऑफ रेसिपेंट इज समटाइम्स आइडेंटिफाइड एज अ टाइप ऑफ गोल इन्वॉल्व्ड इन एक्शन डिस्क्राइबिंग चेंजेस ऑफ पोजेशंस। Example given, he sold me this book, he left his furniture to the church. उसने उसे वो चीज़ बेच दी, तो रिसीव उसने की ना, एंटिटी जो है उसने वो ख़रीद ली, तो वो उसने रिसीव की, तो वो रेसिपेंट हो गया। बस जी, ये फजूल से सेमेंटिक रोल्स थे, ठीक है। टॉपिक नंबर 108 लेक्सिकल रिलेशंस। इसमें अब वो क्या कह रहे हैं? आप पार्टिकुलर वर्ड में बी सिमल्टेनियसली इन अ नंबर ऑफ दीज रिलेशंस मोर एक्यूरेट टू थिंक ऑफ द लेक्सिकन एज अ नेटवर्क। उनका कहना है जो वर्ड्स हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये रिलेशन में हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो आप इसे कह लेंगे लेक्सिकन एज अ नेटवर्क को आप ले लें। वो किस तरह जुड़े हुए हैं या उन्होंने बताया है मुख्तलिफ टाइप्स। साइनोनिमी क्या होते हैं? बेसिकली अल्फाज मुतरादिफ जो होते हैं आपके साइनोनिमी में आते हैं, ठीक है ना। उनका कहना है दे कैन ऑफन थ्रू थो नॉट ऑलवेज बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। उनका कहना है ये हमेशा ही, अगर ये अल्फाज मुतरादिफ कह ही दिया है ना उन्होंने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाकई ये सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के। हर एक वर्ड का जो होता है वॉल्यूम अलग होता है, ठीक है ना। तो इन सर्टन लिमिट हम कह सकते हैं कि हाँ जी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, बट ये है कि हर एक वर्ड का वॉल्यूम अलग होता है, ठीक है ना। एंटोनिम क्या होता है कि जी अल्फाज मुतरादिफ जो होते हैं वो जी ऑपोजिट वर्ड ऑपोजिट एंटोनिम्स में आते हैं। इसमें जी दो तरह के एंटोनिम्स आपके पास मौजूद हैं, सिंपल एंटोनिम्स एंड ग्रेडेबल एंटोनिम्स। सिंपल एंटोनिम्स जो होते हैं वो नॉन ग्रेडेबल कहलाए जाते हैं। नॉन ग्रेडेबल से मुराद कि आपका एक लफ्ज़ है, उसका जो मुतरादिफ है ना, उसका जो उसका जो ऑपोजिट है वो डायरेक्ट ऑपोजिट है, कोई बीच की उसका ग्रेड नहीं आ सकता। जैसे कि डेड, उसका अपोजिट क्या है? अलाइव। बीच की कोई हालत नहीं इसकी हो सकती, या बीच का कोई ग्रेड नहीं लग सकता। पास का अपोजिट क्या होगा? फेल ही होगा। बीच का कोई कुछ नहीं होगा कि नहीं जी मर मुक के पास हो गया या मर मुक के फेल हो गया, ना ना ना, यहाँ पास होता है, यहाँ फेल होता है, ठीक है। ग्रेडेबल एंटोनिम्स में क्या आता है? आपका एक बीच की हालत आती है, ठीक है।
दो ऑपोजिट के दरमियान एक बीच का ग्रेड आता है। ऐसे एंटोनिम्स को ग्रेडेबल एंटोनिम्स कहते हैं। जैसे रिच और पुअर, हमेशा हर कोई रिच या पुअर नहीं हो सकता, बीच का कोई मिडिल क्लास हम जैसा बंदा भी होता है, ठीक है, उसे भी ग्रेडेबल एंटोनिम्स में आने दें, ठीक है। हाइपोनिमी, हाइपोनिमी क्या होता है जी, जैसे कि इतने ज़्यादा फूल हैं, ठीक है, उनके कितने ज़्यादा नाम हैं, बट ये कि उसका एक सिंपल जो जनरल जो वर्ड है, उसका एक फ्लावर के वर्ड में इतने ज़्यादा फूल आ सकते हैं, हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। वो जो एक जनरल फॉर्म होती है वो जी हैपोनिम होती है। रिलेशन ऑफ इंक्लूजन, आ हैपोनिम includes the meaning of a more general word. Example given, dog and cat are हैपोनिम्स of animal, ठीक है। इतने ज़्यादा एनिमल, इतने ज़्यादा जानवर हैं, इतने ज़्यादा किस्म के जानवर हैं, इतने ज़्यादा उनके नाम हैं, नस्लें हैं, बट ये कि वो एक जनरल टर्म के नीचे अंडर आ सकते हैं, ठीक है ना। द मोर जनरल टर्म आर कॉल्ड सुपर ऑर्डिनेट। ये जो उसके उनकी जो अंदर जो रिलेशंस होते हैं, जो कि मुख्तलिफ जानवर हैं, हम उन्हें हैपोनिम्स कहेंगे, जबकि जो मोर जनरल टर्म होगी जैसे कि एनिमल, हम उसे सुपर ऑर्डिनेट फॉर्म कहेंगे, ठीक है। मेटोनिमी क्या होता है जी, वन वर्ड और फ्रेज इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर विद विच इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड। एग्जाम्पल गिवन, क्राउन फॉर रॉयल्टी। एक वर्ड के करीब करीब कोई दूसरा वर्ड है तो जी उससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वो जी ये मेटोनिमी में आता है। जैसे कि वाइट हाउस का क्या है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो, तो फिर भी पर यह कि वाइट हाउस जी उसको कह दिया जाता है क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड है, आम है सोसाइटी में, तो ये जी मेटोनिमी में आता है, ठीक है। मैरोनीमी क्या है जी, डिस्क्राइब अ पार्ट होल रिलेशनशिप बिटवीन लेक्सिकल आइटम्स। कार्स हैव पार्ट्स, इंजन, हेडलाइट्स, व्हील्स। इंजन्स हैव पार्ट, क्रैंकेस, कार्ब्यूरेटर। तो जी एक बड़ा लेक्सिकल आइटम है कार, उसके जो अंदर मज़ीद जो आइटम्स हैं, ठीक है, उनका रिलेशंस ये जी इसमें बयान कर दिया गया है कि उसके जो पार्ट्स होते हैं वो इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उन्हें मैरोनिमी कहते हैं। मतलब कि जैसे एक चिकन बिरयानी रेसिपी है, उस चिकन बिरयानी के अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, तो वो जो उसके पार्ट्स हैं, जो उसके लेक्सिकल आइटम्स उसके अंदर मौजूद हैं, जो कि उसका एक पार्शली हिस्सा है उस चीज़ का, तो जी उसको उन्होंने मैरोनिमी कह दिया है, ठीक है। कोलोकेशंस में क्या आते हैं, अक्सर ही दो या दो से ज़्यादा अल्फाज इकट्ठे बोलते बोलते इतने आम हो जाते हैं कि हम उन्हें अपनी सोसाइटी में इकट्ठे ही बोलते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बेक तो नहीं ना हो जाता, ब्रेड एंड बटर होता है ज़्यादातर, तो एक कोलोकेशन में आ जाते हैं। जैसे क्लोज अ डील, ओपन एन अकाउंट। तो इस तरह के जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज इस तरह आम हो जाते हैं और ज़्यादातर इकट्ठे ही बोले जाते हैं, उन्हें कोलोकेशंस कहते हैं। होमोनिमी क्या होता है, ये एक वर्ड होता है पर इसके मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं मीनिंग, ठीक है। जैसे कि इन्होंने इधर मिसाल दी, लैप। एक लैप होता है सर्किट ऑफ अ कोर्स और एक लैप होता है पार्ट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। ये वर्ड एक ही है बट मीनिंग्स अलग हैं, तो ये जी होमोनिमी है। इसका आगे मैं फ़र्क बताती हूँ, अभी चले आगे। पॉलीसेमी क्या होता है, पॉलीसेमी ये होता है कि एक ही वर्ड होता है, जैसे कि हेड, वो जहाँ भी यूज़ हो जाए किसी भी सेंटेंस में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, उसने हेड ही है होना है, चाहे वो किसी इंसान का हेड हो जाए या वो ढक्कन का हेड हो जाए, वहाँ पे वो कोई सर की चीज़ के हवाले से, कोई ऊपर की चीज़ के हवाले से ही आएगा। जैसे कि ये स्कूल सिस्टम में हेड, ठीक है, तो ये कोई ऊपर की चीज़, उसका एक ही मीनिंग होगा। तो यहाँ पे उन्होंने होमोनिमी और पॉलीसेमी का फ़र्क बताया है। पॉलीसेमी सेंसेस आर related and listed under the same lexical entry, and homonymy are unrelated senses under separate entities. पॉलीसेमी में क्या होता है, एक ही वर्ड होता है, उसका एक ही मीनिंग होता है,
वो एक ही मीनिंग हर जगह डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। मीनिंग जो होते हैं रिलेट करते हैं, ठीक है। होमोनिमी में क्या होता है, एक ही वर्ड होता है, डिफरेंट मीनिंग होते हैं, मतलब अनरिलेटेड मीनिंग्स होते हैं एक ही वर्ड के। तो ये फ़र्क याद रखना है। होमोनिमी अनरिलेटेड मीनिंग्स, पॉलीसेमी रिलेटेड मीनिंग्स, ठीक है। मोडालिटी एंड एविडेंशियलिटी। मोडालिटी क्या होता है, बेसिकली सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, ये जो कैन, कुड, माइट, वुड, विल, माइट, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना, ये जी आप ये जो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं, ये वाले अल्फाज, ये जब बंदा यूज़ करता है ना तो वो जी मोडालिटी में आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मोडालिटी में एक्सप्रेस व्हाट द स्पीकर वांट्स टू डू, गिव परमिशन, डिस्क्राइब एबिलिटी, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, ऑफर, प्रोहिबिट, एक्सप्रेस डिज़ायर्स और नेसेसिटी। ये सब चीज़ें जब करता है तो यही मॉडल वर्ब्स ही इस्तेमाल करता है इंसान। तो ये जब चीज़ें इंसान करता है तो उन्होंने कह दिया है कि वो मोडालिटी दिखाता है जी। टाइप्स ऑफ मोडालिटी, दो तरह की मोडालिटी होती है। डियोनेटिक मोडालिटी, इसमें क्या करता है, स्पीकर जो होता है ऑब्लिगेशन दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, परमिशन देता है अपने अल्फाज के थ्रू। एपिस्टेमेटिक मोडालिटी में क्या कहता है, स्पीकर्स जो होता है अपनी नॉलेज ऑफ डिग्री शो करता है किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे ये मिसाल, इस मिसाल से आपको समझ आ जाएगी। यू कैन ड्राइव दिस कार। अब इसमें उन्होंने कहा है द A speaker can use this to mean either of these meanings. It is possible for you to drive this car, epistemic modality, or you have my permission to drive this car, don't take meaning. एक में उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है तुम चला सकते हो कार को, तो उसने एक डिग्री ऑफ नॉलेज अपनी जाहिर की। ये किस में आ गया, एपिस्टेमेटिक मॉडलिटी में आ गया। दूसरे में उसने एक, ये तरह आप ले लेंगे, उसने परमिशन दी, ठीक है यू कैन ड्राइव द कार, तुम चला सकते हो गाड़ी, तो ये जी उसने परमिशन में दी है, तो ये जी डोनेटिक मोडालिटी में आता है। द एक्सप्रेशन ऑफ मोडालिटी, वही जी ऊपर वाली बात आ गई, दे आर एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है आपके, माइट, कुड, वुड, कैन, विल, मस्ट, ये इस तरह के जो मॉडल वर्ब हैं आपके, इसमें जी आपके मस्ट आता है, कैन आता है, उन्होंने पहले ही मिसाल दे दी हुई है। एविडेंशियलिटी, ये चीज़ क्या होती है, आपने एक स्टेटमेंट दी, वो आपने किसी एविडेंस के बिना पे ही दी होगी, मतलब कि आपने कुछ एक्शन देखा, आपने कुछ ऐसा किया, आपने कुछ ऐसा सुना, उसके बिना पे ही आपने दी होगी। तो वो जो एविडेंस होता है वो कितना आपने करीब से देखा या दूर से देखा, ये जी वो एविडेंशियलिटी है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी तो आपको इवेंचुअली समझ आ जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ एविडेंशियलिटी क्या है, विटनेस एविडेंशियलिटी, ये कितना मुश्किल वर्ड है, एविडेंशियलिटी, ठीक है। आई सा हिम ब्रेकिंग द विंडो, इसमें क्या है, आई सा, उसने, मैंने देखा, ये क्या है, उसने खुद से विटनेस किया, खुद अपनी आंखों से विटनेस किया, तो ये विटनेस एविडेंशियलिटी है, ठीक है। ये जी उसने खुद अपने आंखों से देखा, उसके अपने पास खुद सबूत मौजूद है, ठीक है, उसकी बिना पे उसने ये स्टेटमेंट दी। दूसरा जी एविडेंशियलिटी में आता है सेंसरी, मतलब आपने अपनी सेंसेस की बिना पे कोई स्टेटमेंट दी। इट स्मेल्स लाइक दे आर हैविंग आ बारबेक्यू हेयर, आपने अपनी सेंसेस की बिना पे एक सबूत या एक स्टेटमेंट दी। इन्फेरेंशियल एविडेंशियलिटी, इसमें क्या किया, आपने इन्फर किया, आपने सपोज किया, आपने अंदाज़ा लगाया। यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। रिपोर्टेटिव एविडेंशियलिटी, इसमें क्या किया, द ज्वेलर वाज द क्रिमिनल एलिजिडली, इसमें आपने किसी ने आपको रिपोर्ट किया, किसी ने आपको एक एविडेंस दिया, किसी ने आपको एक स्टेटमेंट दी किसी एविडेंस के हवाले से, ठीक है। एज्यूम्ड एविडेंशियलिटी, इसमें क्या किया, आपने खुद से एज्यूम कर लिया कोई चीज़, ठीक है। आई थिंक दैट ही विल गो टू सी साइड ऑन दिस
ब्यूटीफुल डे। आपने खुद से एग्ज्यूम करके एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक हो गया, बस जी इसी के साथ तो हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।